तो चलिए आज श्वसन तंत्र देखते हैं। हमारा श्वसन मार्ग क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है। तो बिना बात किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या करना, अंगों का वह हिस्सा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें सहायक जितना भी सहायक करता है सब श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। ऑक्सीजन ग्रहण करता है जिसको ग्लूकोज को तोड़ देता है, और C2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तथा ऊर्जा उष्मा निकलती है। देखो ये ग्लूकोज होता है, ठीक है, C6H12O, ये ऑक्सीजन होता है लेता है। तो इसको हम संतुलित करेंगे, ये 6 CO2 आ जाएगा। जिस CO2 तो 6 को कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा प्लस 6H2O, देखो संतुलित हो गया। 6 कार्बन इधर है, इधर भी 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना, इधर 6 2 12 हाइड्रोजन, इधर भी 12 हाइड्रोजन, बस देखो कुछ हो गया। इसमें ऊर्जा और उष्मा भी निकलता है। ठीक है, जब हम सांस इसलिए हम बाहर निकालते हैं तो थोड़ा बहुत उष्मा भी निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा उष्मा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति को शरीर जो है, मृत व्यक्ति जो यानी कि जो इसका सांस नहीं चलेगा तो वो ठंडा पड़ जाता है। अभी मेरा शरीर गर्म है इसलिए क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो उससे कुछ उष्मा भी निकलती है। ठीक है, सांस लेने से। श्वसन की क्रिया एक अपचायी यानी कि कैटाबोलिक क्रिया है, जो कि जिसमें टूट फूट होता है। ठीक है, कैटाबोलिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग, श्वास अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास दो प्रकार के यानी ब्रीथिंग जो होता है दो, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सलेशन। इनहेलेशन एक्सलेशन। निश्वासन मतलब होता है अंदर लेना, नी मतलब बाहर, ये अंदर ये बाहर लेना। ठीक है, बाहर सांस को अंदर लेगा, सांस को बाहर करेगा। इंस्पिरेशन इनहेलेशन होता है। ठीक है, इंस्पिरेशन नहीं बल्कि इनहेलेशन, सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वासन कहते हैं। इसके द्वारा जो हम निम्नलिखित गैसों यानी कि ऑक्सीजन, देखो कितना वायुमंडल से 21% ऑक्सीजन होता है। CO2 कितना होता है 0.03 लेता है, और नाइट्रोजन 78% लेता है। निश्वासन, देखो जब हम सांस बाहर को छोड़ते हैं तो उसे निश्वासन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैस का अनुपात जो बदल जाता है। निश्वासन में निम्नलिखित गैस, देखो ऑक्सीजन जो है कैसे, तो यानी कि देखो ये 0.3 है, लेकिन इसमें जो खाना पचता है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ये अप्रोक्स में 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 17, यहाँ 21 था, 21 से घटकर 21 में 4 घटाइए कितना होगा 7, मतलब 17, तो 17 हो जाएगा ऑक्सीजन 17%, और CO2 4%, और नाइट्रोजन जो वो 78% निकलता है। अब देखते हैं प्रमुख श्वसन अंग। ठीक, प्रमुख श्वसन अंग। श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। पहला, एक कोशिकीय जीव होता है, विसरण विधि द्वारा सांस लेता है। एक कोशिकीय जीव वो विसरण विधि द्वारा सांस लेता है। दूसरा, जलीय जीव यानी कि मछली जो हो गया, ये अधिकतर गिल्स यानी कि गिल्स यानी गल्फर से सांस लेता है। कीट जो होता है वो श्वास नली, जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया, कॉकरोच वगैरह हो गया। कॉकरोच देखो, हालांकि कॉकरोच सांस किससे लेता है, ये श्वास नली लेती है, यानी कि उसका मूड़ी हम काट भी देंगे तो 5-6 दिन तक कॉकरोच जिंदा रह जाएगा। क्योंकि लेकिन मर जाएगा इसलिए क्योंकि वो अब जब मूड जिसका सिर ही नहीं रहेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा, भोजन कैसे खाएगा, इसलिए मरता है, ना कि श्वास से। क्योंकि सांस तो ये ट्रैकिया से भी ले लेता है, कीट वगैरह जिसमें कॉकरोच आ जाता है। टेडपोल, देखो बच्चा यानी मेढक के बच्चा को टेडपोल कहते हैं। हालांकि ये भी गिल से ही, बच्चा में जो रहता है वो गिल्स मछली की तरह सांस लेता है, बाद में त्वचा से भी लेता है। मेढक वैसे भी एक्सेप्शनल है। ठीक है। निष्क्रिय मेढक जो को त्वचा से लेता है, भूमि के अंदर पानी की, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। ठीक, मानव तो फेफड़ा से लेता है, स्तनधारी जितना भी होता है वो फेफड़ा से लेता है। ठीक है। हालांकि ये जितना भी स्तनधारी होता है वो मानव जो सभी जो है फेफड़ा से सांस लेता है। केंचुआ जो वो त्वचा से सांस लेता है, और जीवाणु यानी कि मिसोसोम से लेता है। ठीक है। मानव का श्वसन मार्ग, देखो मानव का हम श्वसन मार्ग यानी कि कहाँ कहाँ से हवा जाता है, तो 8-9-10 प्रकार से जाता है। ठीक है, जगह से।
मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे उस मार्ग को श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग जो वो निम्नलिखित इस पर देखो, सबसे पहले नासा यानी कि देखो नासा छिद्र, सबसे पहले नासा से यानी कि नाक में जाएगा। उसके बाद नासा नासिक कपाट यानी कि नासल वेल्व यानी कि नासा कपाट में जाएगा। फिर देखो फेरिंग्स में जाएगा। फिर जो है मतलब फेरिंग, ये देखो ग्रसनी होता है, ये फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्वर तंत्र यानी लेरिंग्स में जाएगा, देख सकते हैं फेरिंग लेरिंग्स। उसके बाद ट्रैकिया में जाएगा, फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूलेस एल्वियली वायुकोष्ठक, फिर ब्लड में हीमोग्लोबिन जाता है, हीमोग्लोबिन से माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया सेल में रहता है, वहीं से बनता है, ठीक है। ये देखो नासा छिद्र, नासिक कपाट, फेरिंग्स लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूलेस एल्वियली, एल्वियली जो होता है ये होता है एल्वियली, देखो यहाँ हालांकि लिखा हुआ है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूलेस, ठीक है। वायुकोष्ठक हीमोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद देखो डायफ्राम, ये वाला हिस्सा होता है, ये हड्डी होता है रिब्स के, रिब्स वाला ये डायफ्राम, ये टूट गया तो गया आदमी, यही होता है। यहाँ पता है फ्लटिंग रिब्स होता है, ठीक है। देखते हैं हम डायफ्राम, ठीक। देखो डायफ्राम गुंबदकार यानी कि पेशीय संरचना होती है। यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजित तक कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है। निश्वासन में यह 75% योगदान, देखो यही से पंप करता है नीचे करता है, पंप करता है नीचे करता है, ठीक है। उसके बाद देखो गर्भवती महिलाओं में निश्वासन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, क्योंकि वहां पर यूट्रस हो जाता है गर्भवती महिला में, ठीक है, ओवरी वगैरह, इसलिए डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। ये टूटेगा तो गैले है। तभी देखते हैं एक्सीडेंट वगैरह में यानी कि बोलता है इनका शरीर पर कोई चोट ना है फिर भी मर गया, तो ये डायफ्राम टूट जाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। नसा छिद्र नोस्ट्रियल, नाक का यह अगला भाग होता है। इसी भाग से वायु अंदर जाती है। इसमें बाल पाए जाते हैं, इसे धूलकण को रोक लेता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नासिक कपाट, यह नाक का पिछला भाग है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है, जिसे नासिक कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लोब यानी कि लोब पाया जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें 5 लोब, 3 लोब इधर होता है और 2 लोब इधर, 5 लोब, टोटल 5 लोब होता है। यह नासिक कपाट के नीचे तथा ग्रसनी यानी फेरिंग्स, यह नासिक कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं, ठीक है। रिमार्क दिया गया फेरिंग्स यानी कि निकल द्वार यानी ग्लैट के माध्यम से ग्रस नली से जुड़ता है, फेरिंग्स जो है। हालांकि देखो फेरिंग हमारा खाना खाने वाला भी एक ही वहाँ पाइप होता है और एक श्वास लेने वाला, वहाँ पर एक अथी लगा होता है, इसे बोलते हैं इपीग्लोटिक्स। यहाँ पर जो होता है ये अंदर में समझा नहीं सकते हैं, इपीग्लोटिक्स होता है, वहीं से एक किसको दिमाग आदेश देता है कि सांस लेंगे, एक बार अंदर करेंगे और एक बार भोजन करेंगे, दो गो नली रहता है, ठीक है। ग्रसनी यानी कि लैरिंक्स के द्वारा श्वास नली ट्रेकिया से जुड़ता है। उसके बाद देखते हैं हम स्वर तंत्र, ठीक है, जिसे बोलते हैं लैरिंक्स। क्या बोलते हैं? लैरिंक्स, ठीक है। यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करती है। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। स्वर तंत्र के दीवार उपस्थिति के 9 टुकड़े के द्वारा बनी होती है। यह आवाज निकलने यानी कि वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सेरिंग्स करता है और हमारे में लैरिंग्स। मानव में लेरिंग्स और पक्षी में सेरिंग्स। लेरिंग्स पर एक ढक्कन जैसा संरचना पाई जाती है जिसे इपीग्लोटिक्स, देखो इपीग्लोटिक्स कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो इपीग्लोटिक्स बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली में ना जाकर ग्रास नली में जाता है। जब कभी इपीग्लोटिक्स खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। इपीग्लोटिक्स के नियंत्रण मेड्यूला ऑब्लोंगाटा करता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हमको याद कर रहा है, ये सब कुछ ना आता है, ये सब खाली आदमी सोचता है। तुम सब पढ़ाई करो ध्यान से। फेफड़ा देखें, उसके बाद लंग्स, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसका संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा फ्यूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। फेफड़े को फुफ्फुस यानी कि फुफ्फुस या प्लूमोनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला, फेफड़ा जो होता है रक्त में जो होता है मेरा ऑक्सीजन मिला देता है, जिससे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं, अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध हो जाता है, ठीक है। श्वास नली यानी ट्रेकिया, इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाती है। श्वास नली लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है।
ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा परत होती है जिसे हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर दो शाखा में बंट जाती है जिसे ब्रोंकाई तथा ब्रोंक्यूलेस कहते हैं। शाखा में टूट जाती है जिसे ब्रोंक्यूलेस कहते हैं। ठीक है, देखो ट्रेकिया हाइलीन ब्रोंक्यूलेस में टूट जाता है। उसके बाद देखते हैं ये वाला संरचना एल्वियली यानी कि वायु कोष्ठक। ब्रोंकाई के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है इसे एल्वियली कहते हैं। एल्वियली गैसों को विनिमय का कार्य करता है। जब एल्वियली जमा हो जाता है तो उसे जब एल्वियली में बीमारी हो जाता है उसे निमोनिया कहते हैं। जमा जब हो जाएगा तो निमोनिया, आप लोग सुने ही होंगे, निमोनिया खतरनाक था। टीबी नामक रोग में एल्वियली में छेद हो जाता है। जब एल्वियली पर बलगम जम जाता है तो उसे दमा यानी कि दमा या रोग कहते हैं। एल्वियली में रक्त कोशिकाएं होती है जिनमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और एल्वियली में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है। आगे देखते क्या कर रहा है आगे, जिसमें हीमोग्लोबिन जो वो रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि HB, जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है और यह ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज को तोड़ देता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, यही तो 0.3 जाता है परसेंट में और निकलता है 4, 0.7 निकल गया, 4% ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हीमोग्लोबिन निकलता है। ऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बांध लेता है जिससे यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और पुनः एल्वियली तक वापस आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं यानी निश्वासन तो एल्वियली में पहुंचता है और CO2 बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसे श्वसन कहते हैं। टीडल वॉल्यूम, एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं उसे हम टीडल वॉल्यूम या टीवी कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम या टीवी। एक बार टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, अतः 1 मिनट में टीवी यानी टाइडल और टाइडल वॉल्यूम जो 500 गुना 16 यानी कि 16 × 85 8000 मिलीलीटर यानी कि लगभग 8 लीटर। ठीक है, करता है। टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक बार में ली गई अधिकतम वायु यानी सांस को टोटल लंग्स कैविटी TLC कहते हैं। TLC लगभग 600 ml या फिर 6 लीटर होता है। टीडल वॉल्यूम TLC का मात्रा लगभग 80% होता है। कितना? 80%। जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो उसे वेंटिलेटर आप लोग समझते हैं, उसका पाइप तक मुंह में लगा देता है। हालांकि आप नाक से नहीं भी लीजिएगा, जिसको रोग हो जाता है तो डॉक्टर यहाँ श्वास नली गला के नीचे काट देता है। ठीक है, वही ले लेता है वेंटिलेटर। ठीक है, उसमें एक स्टील का पाइप घुसाता है और पंप सांस द्वारा करता है। ठीक है, ये जो होता है ये कृत्रिम सांस दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होती है। वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में होता है जब आपका क्रिटिकल सिचुएशन होगा तब। अधिक गहराई पर जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं। पानी में कम गहराई तक जाने वाले गोताखोर ये नाइट्रोजन ले जाता है। ठीक है, वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है और छोटा बच्चा 14 से 30 बार लेता है 1 मिनट में। कोशिकाएं श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन का फलस्वरूप बना ग्लूकोज जो कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा। मुख्य रूप से ये बाहर वाला नाक दिख रहा है, फेफड़ा, इससे ज़्यादा आंतरिक वाला ज़्यादा दिक्कत। देखो, कोशिका द्रव अनोक्सी श्वसन और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सी श्वसन है। कोशिका द्रव में अनोक्सी, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सी। अब देखते हैं कोशिका द्रव में श्वसन। देखो, ये अनोक्सी श्वसन होता है, ये बाहर वाला होता है। ठीक है, यह कोशिका द्रव में होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता था, इसे अनऑक्सी कहते हैं यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बीज का अंकुरन जीवाणु तथा ईस्ट में अनऑक्सी श्वसन होता है। कोशिका द्रव में अनऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप 4 ATP का निर्माण होता है जिसमें से 2 ATP ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च हो जाता है यानी ग्लाइकोलिसिस में खर्च हो जाता है और 2 ATP शेष बचता है। ठीक है, 4 गो होता है मुख्य रूप से और 2 गो हमको इसमें जो है ना उसको जो ATP उसको बनाने में खर्च होता है। 4 में से 2 बचता है। ठीक है, इसको याद रखना, कितना बचता है? 2 गो। ग्लाइकोलिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ हो जाता है। ग्लाइकोलिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच करी एसिटाइल होती है, एंजाइम को कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन ऑक्सी श्वसन, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह ऑक्सी श्वसन कहते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं क्योंकि इसकी खोज वैज्ञानिक क्रेब्स ने किया था। ठीक है। कोशिका द्रव्य में हुए ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप बने दो पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन टूटना होता है। यह एक पायरुविक अम्ल में अपघटन 18 एटीपी बनाते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को पहुंचे दो पायरुविक अम्ल की अपघटन से कुल 36 एटीपी, 18 2 बनता है तो 36 एटीपी बनता है। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी संख्या 39, हालांकि 38 होता है, 39 तो नहीं कह सकते, हालांकि एक उधर से मिलता है तो 36 प्लस 2 मिला, 36 2 38 हो गया। ठीक है। यही तो यही बस रहता है शोषण। उसके बाद कुछ वन लाइनर देख लेंगे, पीछे वगैरह होगा, वही इपिग्लोटिक्स था एक। हालांकि इसमें शोषण में तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा लेता है, और इसमें कुछ पॉइंट होता है। और डॉल्फिन जो होता है, डॉल्फिन के नाक होता है, ना कि डॉल्फिन मछली नहीं है। ठीक है। एक चीज़ और याद रखना होगा, डॉल्फिन जो आपको इसी बता देते हैं, डॉल्फिन को पीठ पर उसका एक अथी होता है, नाक होता है, वो बार बार निकलता है डॉल्फिन और सांस लेता है। इसका मतलब ये समझना ना डॉल्फिन मछली है और उसमें हमको लेता है थी सांस लेता है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। मेढक वाला ठीक ही कंसेप्ट था। नाक सिम हो गया था। इसके बाद देख लेते हैं कुछ वन लाइनर फॉर्म। इसके बाद आगे देखते हैं। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हमें ऊर्जा 38 को एटीपी मिलेगा तो हमको एक ग्लूकोज का, तो हरदम चलते रहता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 बाहर निकलता है। ठीक है। श्वसनीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान घटना यानी टूटना होता है और हमें ऊर्जा का प्राप्ति होती है, उसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले बसा, प्रोटीन से बसा कार्बोहाइड्रेट सबसे होता है। ठीक है। आंतरिक श्वसन कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं, ठीक है, बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक। ये बाह्य वाले हो गया फेफड़ा में, आंतरिक कोशिका मेन तो आंतरिक क्या होता है, उसको बाहर से सांस कोई भी ले लेगा। श्वसन की क्रिया में किस विधि द्वारा जटिल भोज्य पदार्थ के सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है, तो ऑक्सीकरण या अपघटन। जंतुओं में गैसीय परिवहन किस विधि द्वारा होता है, प्रासरण या विसरण द्वारा। ठीक है। श्वसन में कितने चरण होते हैं, श्वसन में 2 चरण होते हैं। ठीक है। क्या श्वेतोच्छ्वास में एंजाइम आवश्यक होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग का कौन सा होता है, ये फेफड़ा होता है। नासा छिद्र पीछे की ओर कहाँ खुलता है, नासा द्वार में। मनुष्य की श्वास नली की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। श्वास नली वक्षीय गुहा में जाकर जब 2 भागों में विभक्त हो जाती है तो क्या होता है, एक ब्रोंकाई होता है। ठीक है। मनुष्य में गैसीय परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया के नियंत्रण रखता है, तो मॉड्यूल ऑब्लोंगाटा। 10th में आप लोग पढ़े होंगे, इसका नाम तो सुने ही होंगे। मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है, तो 6 से 20 बार सांस लेता है। ये कौन सा है, प्रोक से 6 से 20। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के लिए कितने ऑक्सीजन का अणुओं की आवश्यकता होता है, तो मतलब ऑक्सीजन 6 अणु का ऑक्सीजन हमको जरूरी होता है। ठीक है। मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है, अनऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है। जलीय कशेरुकी की प्रमुख श्वसन अंग क्लोम होता है। ठीक, जिसको गिल्स बोलते हैं, फेफड़ा, गिल्स यानी कि वो गलफड़ा। दैनिक श्वसन की क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है, मॉड्यूल ऑब्लोंगाटा से नियंत्रित होता है। फेफड़ा के ऊपर का आवरण किसका बना होता है, फ्यूलरल कला का। श्वसन के दौरान बाहर निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी, तो बाहर 4% निकलता रहता है, 4% ऑक्सीजन कम होता है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन किस रूप में होता है, ये बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं वसा तथा प्रोटीन का श्वसन गुणांक RQ कितना होता है, 1 से कम में होता है। ठीक है। कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण अक्षीय विखंडों पूर्णतः यूकेरियोटिक ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने एटीपी का अणु होता है, 36 से 38 अणु होते हैं। समुद्र तट पर रहने वाले व्यक्ति यदि ऊंचे पहाड़ पर
रहने लगे तो उस रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती? तो लाल रुधिरनाओं की संख्या एवं हीमोग्लोबिन की मात्रा। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम से प्रति 100 मिलीलीटर। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से पायरोबिक रूप अम्ल के कितने अणु बनते हैं? तो 2 अणु बनते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र में निर्मित सभी एनायनाइज्ड हुए फैट की अणु कहाँ ऑक्सीकृत होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन या अभिगमन तंत्र में। हालांकि इसमें सब इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, आपको याद करना करना। श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहाँ स्थित होता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में। किण्वन की क्रिया किस उपकरण द्वारा मापते हैं? तो ये कुंस नली द्वारा मापते हैं, ठीक, कुंस नली द्वारा। सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 47% कैलोरी होता है, ठीक है। फेफड़ा में अशुद्ध रक्त कहाँ से जाता है? ये दायां नीलय से होता है, दायां हार्ट से बोलते हैं इसको, मुक्त करता है। स्वरतंत्र यानी लैरिंक्स के दीवार में कितनी उपस्थिति है? 29 उपस्थितियाँ होती है। श्वास नली की शाखा को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। श्वास नली ट्रैक या 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। शिशु प्रति मिनट 20 से 40 बार लेता है। ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन संयोजित होकर किस अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? ये लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, जीर्णता की विलंबता करता है, साइटोकाइनिन। तो यही था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो श्वसन अंग मात्र 20 मिनट में हुआ है, बस एक हम रिवीजन के तौर पर कराएं। इसमें आपको समझाना कुछ नहीं, आपको याद ही करना। अगर आप पढ़ चुके हैं तो इसको एक बार देख सकते हैं, नहीं तो बहुत बस अपने लिए किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।